सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और आज हम एनसीईआरटी बुक में चैप्टर को देखेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि पाइथन पढ़ रहे हैं। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको लो लेवल लैंग्वेज में चेंज किया जा रहा है। कौन चेंज कर रहा है? इंटरप्रेटर चेंज कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। सबसे पहले अगर हम पाइथन के फीचर्स देखें तो सबसे पहला फीचर क्या होगा? इट इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज। सेकेंड वन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि सबके सब लोअर केस में रहेंगे। मतलब जो भी कोडिंग हम लिखेंगे सारे के सारी लोअर केस में लिखेंगे। तो केस सेंसिटिव सिर्फ कुछों को छोड़ के देखो, कुछ टर्म जैसे ट्रू, इसमें टी कैपिटल रहेगा। फॉल्स, इसमें एफ कैपिटल रहेगा। नन, इसमें एन कैपिटल रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि जब भी हम प्रोग्राम करें तो अपर केस को तो बिल्कुल टच ही ना करें, सब कुछ लोअर केस में करना है। चाहे आइडेंटिफायर का नाम हो, वेरिएबल्स का नाम हो, जो भी हमें करना है ना, लोअर केस में करना है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है अपर केस और लोअर केस को, क्योंकि अगर कीवर्ड्स, क्योंकि इसमें जितने भी कीवर्ड्स डिफाइंड हैं वो सब के सब लोअर केस में, ठीक है, सबके सब लोअर केसेस में है। तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मैं अगर तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ लाइट कोड या फिर इजी कोडिंग। बाकी अगर किसी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करेंगे हम इसको, तो उनके हिसाब से, उनकी तरफ से अगर हम कंपेयर करें तो पाइथन थोड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस, विजुअल बेसिक, जावा, पीएचपी। तो यहाँ की कोडिंग जो थोड़ी आसान है। वैसे कोडिंग के टाइम पे अगर यहाँ पे क्या है कि ब्लॉक प्रोग्रामिंग को फ्लो करता है। ये इस तरह से ब्लॉक्स बनाए जाते हैं पाइथन के अंदर। अब ये ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, किस तरह है, ये जब हम कोडिंग देखेंगे तब देखेंगे कि ब्लॉक्स क्या है, ब्लॉक्स का मतलब क्या है। और अगर हम देखें तो इसमें मेन तो हमारे पास फीचर्स ये हो गए। और अगर फीचर्स जो आपके एनसीईआरटी बुक में और भी जो लिख रखे हैं वो है आपके पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। पोर्टेबल बात करता हूँ मैं, पोर्टेबल पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम इस कोड को किसी भी सिस्टम पे एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अगर हमने अपने सिस्टम पे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में कोड को बनाया है तो दूसरे किसी भी सिस्टम पे जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, मेमोरी अलग है, वहाँ पे भी जाके इसको हम एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अगर हम 6th पॉइंट देखें तो दिस इज़ ओपन सोर्स, ईजिली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, ना ही आपसे कोई चार्ज किया जाता है, ईजिली ये डाउनलोड हो जाता है। तो हम देखेंगे कि ईजिली अपडेट हो जाता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो दूसरी लैंग्वेज से इनको अलग करते हैं। तो ये इनको नोट डाउन करना आपको, हर टॉपिक को जो भी मैं इसमें लिखवा रहा हूँ। दीज आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइथन। और नेक्स्ट टॉपिक इज कीवर्ड्स। तो अब कीवर्ड्स क्या होते हैं एक्चुअल में? देखो, कीवर्ड्स हम कह सकते हैं रिजर्व वर्ड्स, इन पाइथन, और एनी वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग या स्पेसिफिक मीनिंग, स्पेशल या स्पेसिफिक।
इंटरप्रेटर के लिए इनकी स्पेशल मीनिंग है। तो अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि कीवर्ड्स क्या है, तो एक अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि कीवर्ड्स का ध्यान क्या रखना है। देखो जितने भी कीवर्ड्स हमारे पास पाइथन में लिखे गए हैं सारे के सारे लोअर केसेस में हैं। और आपको प्रोग्रामिंग भी ये कहता हूँ कि आपको लोअर केस में ही करनी है। जब तक आप सीख नहीं जाते हो तो अपर केस में भी कोई वेरिएबल्स को डिक्लेयर मत करना, चाहे आइडेंटिफायर भी हो, तो सब लोअर केस में करने हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कीवर्ड्स की। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ फॉर, ये एक कीवर्ड है, व्हाइल एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है। ये कीवर्ड है क्या? पाइथन की डिक्शनरी के अंदर पहले से ही कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, तो इंग्लिश की डिक्शनरी में बहुत वर्ड्स लिखे गए हैं, तो जिनका मीनिंग होता है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर हम हिंदी के वर्ड्स ढूंढें उनमें तो वो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे भी स्पेशली यही है कि कीवर्ड्स क्या है कि पहले से ही पाइथन में कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं और उनका कुछ स्पेशल मीनिंग है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। अगर उनके अलावा अगर हमने किसी गलती से इफ़ की जगह पे हमने कैपिटल आई और एफ लिख दिया तो प्रोग्राम एरर शो करेगा कि उसको नहीं पता ये इफ़ क्या है, उसको तो सिर्फ स्मॉल इफ़ के बारे में पता है, इसके बारे में उसको नहीं पता। तो अब क्या है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। बस कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जैसे कि ट्रू, फॉल्स, नन। आपके 11th-12th लेवल में ये 3 ऐसी आएंगे जिनमें अपर केस कैपिटल लेटर यूज़ किया जा रहा है फर्स्ट टर्म के साथ, तो ये अपर केसेस है। तो इनके अलावा जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स आप पढ़ोगे, आने वाले टाइम में पढ़ोगे, मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट बना दूँ यूजलेस है, पर जैसे जैसे प्रोग्रामिंग हम पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो जितने भी कीवर्ड्स आप लिखोगे उनको सबको लोअर केसेस में लिखना है, और ये कुछ 3 ऐसे हैं जो यहाँ पे अपर केसेस में स्टार्ट हो रहे हैं। इनका ध्यान रखना, ना ही इसको ऐसे लिखना, इसको ऐसे नहीं लिखना, रॉन्ग हो जाएगा तो एरर आ जाएगी। तो जो ये एरर आती है वो सिंटैक्स एरर आती है हमारी। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि हम पाइथन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पाइथन में जो बताया गया है, डिक्शनरी बताई गई है, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये एरर हमारी जनरेट होती है इसमें। तो वो बता देगा आपको कि कहाँ पे आपने एरर की है। तो इनका आपको खासकर ध्यान रखना है यहाँ पे। और अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो एक डिटेल वीडियो मैंने कीवर्ड्स पे बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। तो फिलहाल आपको इतना नॉलेज चाहिए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल। वेरिएबल इन पाइथन। ये वेरिएबल की बार बार बात करते रहेंगे हम, तो ये बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे लास्ट टाइम तक, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है। सिंपल कोई भी अगर पूछे तुमसे वेरिएबल क्या है एक पाइथन में, तो हम सिंपल एक ही वर्ड में जवाब देना, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैं कहूँगा कोई आइटम भी हो सकता है या कोई एलिमेंट हो सकता है। सिंपल इतनी बात करनी है। ऑब्जेक्ट है ये, कोई आइटम भी हो सकता है, कोई एक एलिमेंट भी हो सकता है। अब ये ऑब्जेक्ट है क्या? अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी अगर हम जैसे देख लें कि जिसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ मेमोरी हो जिसके पास, तो उनको हम जनरली ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं। तो अब देखो कि जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a = 10। वैसे a = 10 नहीं पढ़ा जाता इसको हम कहते हैं 10 इज असाइन टू ए वेरिएबल a। वैल्यू 10 इज असाइन टू ए वेरिएबल a। तो वैल्यू 10 इज असाइन टू वेरिएबल a। तो ऐसे पढ़ना है इसको, वैल्यू 10 इज असाइन टू वेरिएबल a। अब ये वैल्यू 10 है क्या? 10 क्या है? हमारा इंटीजर है। इंटीजर वैल्यू
जो कि है 10, इंटीजर वैल्यू जो कि है 10 इज असाइन टू वेरिएबल ए। यहाँ पे ये जो है अभी ऑपरेटर्स बताऊंगा जब मैं, तो आपको बताऊंगा दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की जब हम बात करेंगे, जब देखेंगे, तो अब क्या हुआ कि 10 वैल्यू इसको असाइन कर दी गई है, तो ये एक वेरिएबल है। हो सकता है कि फिर बाद में मैं कुछ इसमें ऐड कर दूं, तो अगर a+1 करूंगा तो a में कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगी, वो चेंज भी हो जाएगा, वेरी करेगा वैल्यू, तो वो चेंज भी हो सकता है हमारे हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है कि अब ऐसे वेरिएबल जब डिक्लेयर करे जाते हैं तो एक हम a = मान लेते हैं, हम यहाँ पे करें x, मैं यहाँ पे करूँ a और इसके अंदर असाइन कर रहा हूँ मैं स्कूल। अब ध्यान देना, यहाँ पे इस वेरिएबल का टाइप क्या हुआ, इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ रही है इसके पास। यहाँ पे एक करैक्टर वैल्यू आ रही है। करैक्टर मतलब देखो, अगर हम XYZ ABCD या कोई भी स्पेशल करैक्टर हैं हमारे कीबोर्ड्स पे, उनको सबको हम करैक्टर मानते हैं। कई बार हम इंटीजर को भी करैक्टर मान लेते हैं, पर डिपेंड करता है। जैसे कि a अभी मैं x5, तो अब ये देखो यहाँ पे 2 करैक्टर हैं, क्योंकि ये करैक्टर के साथ इंटीजर आके करैक्टर बन जाता है, तो यहाँ पे इसको करैक्टर मानूंगा मैं। यहाँ पे ये करैक्टर है, पर यहाँ पे इंटीजर है क्योंकि इसके साथ कोई करैक्टर नहीं है, तो करैक्टर के साथ इंटीजर आ गया तो एक करैक्टर ही मानो। पर क्या है कि देखो यहाँ पे इसको कहूँगा मैं करैक्टर, इसको कहूँगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, अगर मैं कहूँ स्ट्रिंग क्या होती है, मोर देन 1 करैक्टर्स, जिसके अंदर एक से ज़्यादा करैक्टर्स आ। अगर एक आ रहा है, सिंगल है, तो करैक्टर, एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो स्ट्रिंग। ऐसा भी हो सकता है, ब्लैंक भी हो सकता है, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, एक ब्लैंक। एक जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स इन पाइथन, तो ये बीच में जो ब्लैंक स्पेस है, ये भी एक करैक्टर है, जिसको हम स्पेशल करैक्टर कहते हैं पाइथन में। तो आपको वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या है, एक्चुअल में वेरिएबल क्या है कि स्टोरेज लोकेशन भी है, स्टोरेज को नाम भी दे देते हैं हम। ये वैल्यू 10 वैल्यू कहीं पे जाके मेमोरी में स्टोर हो रही होगी, कहीं पे जाके मेमोरी में स्टोर हो रही है, मान लेते हैं कहीं पे जाके स्टोर हो रही है, तो इस लोकेशन का क्या नाम है, इस लोकेशन का नाम a है। ठीक है, ये हम अपडेट करते हैं इसको, 10+1 करेंगे तो अपडेट हो जाएगी, तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी। तो वेरिएबल, तो आपको जैसे भी समझना है उस तरह से समझिए। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इन पाइथन इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई आइटम या एलिमेंट हो सकता है जिसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हो, जिसकी कुछ स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स हो। ठीक है, अब 10 वैल्यू इज असाइन टू a, तो अब जैसे ही 10 वैल्यू a को असाइन की गई, तो जो a वेरिएबल है वो किस टाइप का हो गया है, इंटीजर टाइप का, क्योंकि इंटीजर वैल्यू असाइन की गई थी a को। अब x वैल्यू असाइन की गई a को, तो x क्या था, करैक्टर, और a को असाइन की गई, तो अब ये a वेरिएबल है वो क्या हो गया है, अब वो करैक्टर हो गया, उसका टाइप करैक्टर हो गया। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू, a को असाइन की जा रही है, स्ट्रिंग वैल्यू a को असाइन की जा रही है, तो इसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग, इसका टाइप स्ट्रिंग हो गया। जब हम कुछ भी नहीं लिखते, तो एक वर्ड होता है हमारे पास पाइथन में, नन। इसको हम यूज़ करेंगे, एसक्यूएल में भी इसका बड़ा यूज़ होता है। नन मतलब नो वैल्यू नहीं है। तो जीरो, जैसे जीरो कहता हूँ मैं, तो जीरो अपने आप में वैल्यू है। अगर किसी बच्चे के 0 मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में, तो 0 अपने आप में एक वैल्यू है, पर मैं कहता हूँ अपसेंट हो गया वो, उसके कोई मार्क्स नहीं आए, तो वो नन है, या नल कह सकता हूँ। एसक्यूएल में एक दूसरा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, नन यूज़ करते हैं हम पाइथन में, और एसक्यूएल में अगर हम एसक्यूएल देखें तो एसक्यूएल में इसी के लिए नल यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इसी के लिए हम नल यूज़ करते हैं। Our next topic is identifier. आइडेंटिफायर्स क्या है, अभी वेरिएबल के बारे में देखा था। एक वेरिएबल ही ले लेते हैं, a = 10, मतलब बोलने में ऐसे आता है कि बार बार a = 10, पर एक्चुअल में ये 10 इज असाइन टू a। मैं ऐसे ही
20 वैल्यू इज असाइन टू बी। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी एडिशन ऑफ बोथ वैल्यूज इज असाइन टू सी। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, अगर मैं प्रिंट करता हूँ किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 30। तो अब यहाँ पे देखो खेल यहीं पे है कि यहाँ पे एक वेरिएबल था, दूसरा वेरिएबल था, तीसरा वेरिएबल था। अब देखो इस वेरिएबल में कोई वैल्यू मैंने नहीं ट्रांसफ़र की थी, एक एक्सप्रेशन ट्रांसफ़र की थी, यहाँ पे एक्सप्रेशन। तो हम पाइथन में कोई एक्सप्रेशन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी वेरिएबल को। ये दोनों वेरिएबल है, इन दोनों के पास जो भी स्टोरेज लोकेशन पे जो वैल्यू है उनको वो आपस में ऐड करेगा और जो भी आंसर आएगा उसको सी में ट्रांसफ़र कर देगा, असाइन कर देगा। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि ये आइडेंटिफायर क्या है। तो देखो कुछ रूल्स हैं जो आइडेंटिफायर को बनाने के यूज़ होते हैं, वो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, वो चीज़ मैं जिक्र यहाँ पे नहीं करूँगा, तो उनको देख सकते हो आप लोग। तो अब यहाँ पे देखो हम कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू 10, सेकेंड वैल्यू सम, मैं इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे इनके बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम किया है। आइडेंटिफायर को नेमिंग के क्या रूल्स हैं वो देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू है और फिर मैंने क्या किया, सम। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की, वही चीज़ यहाँ पे की, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया क्या किया, सम। ठीक है, चलो लोअर केस ही कर लेते हैं सबको, क्योंकि हम लोअर केस के बारे में बात करें तो लोअर केस ही कर लेते हैं। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पे देखो दो कोडिंग लिखी मैंने, एक तो ये कोडिंग लिखी, एक ये कोडिंग लिखी, ये कोडिंग लिखी, ये कोडिंग लिखी। देखो पढ़ने में ये बड़ी आसान लग रही है दिखने में, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ए क्या मतलब है ए। तो ऐसे क्या करता हूँ मैं, उनको मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ, मतलब रिलेटेड टू इनपुट। मैं इनपुट से कुछ आ रही है वैल्यू, तो जैसे फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे मैं समझ जाऊँगा पहली जो वैल्यू आ रही है वो असाइन करनी है, वो हमारी 10 है। सेकेंड वैल्यू 20 है। फिर ये है सम। देखो सी, अगर सिर्फ सी लिखा होता तो तुम समझ नहीं पाते सी का मतलब क्या है। सर सी का क्या मतलब हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। अगर मैं ऊपर की कोडिंग मिटा दूँ तो सी का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर यहाँ पे अगर मैं कोडिंग मिटा दूँ तो तुम इससे पता चल जाएगा तुम्हें सम का मतलब कुछ सम हो रहा होगा यहाँ पे। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम कुछ मीनिंगफुल नेम दे देते हैं अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको मीनिंगफुल नेम दे देते हैं, ताकि हम जब उस प्रोग्राम को पढ़ें, खुद ही पढ़ें या कोई दूसरा हमारे प्रोग्राम को पढ़े तो उसको ईजिली वो समझ में आ जाए। देखो क्या होता है, जब छोटा प्रोग्राम होता है, जब ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ABCD दे दो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब प्रोग्राम की लेंथ बढ़ती है तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं और हमें ये नहीं पता चलता ABCD XYZ हम ये यूज़ करने लग जाएंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो हमें यही नहीं समझ में आएगा कि हमने ये D किस लिए लिखा था, ये Y किस लिए लिखा था, हमें खुद नहीं समझ में आएगा। पर वहाँ पे अगर मीनिंगफुल नेम दे दिए होते हमने तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये था। तो हम उस कोडिंग को वहीं पे जाके देखेंगे, अगर कोई एरर आती है कुछ भी ऐसा तो वो हमारी हेल्प करता है, तो प्रोग्राम को ज़्यादा रीडेबल बनाता है। एक प्रोग्राम को क्या है, ये चीज़ें क्या कर रही है, एक प्रोग्राम को रीडेबल बना रही है। रीडेबल, तो ये प्रोग्राम की क्वालिटी होनी चाहिए कि प्रोग्राम रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल किस लिए, मैं ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे समझ में आता है, पर ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको रीडेबल बनाना है, आपके लिए रीडेबल बनाना है, तो मैं ऐसा कुछ लिखूँगा। अब ये देखो, अभी इनको नाम कैसे दिए जाते हैं, वो रूल्स है। अगर मैं इसको ऐसे दे दूँ फर्स्ट और गैप देके वैल्यू, ठीक है 10, ऐसा करूँ और यहाँ पे गैप आ गया तो ये क्या है, एरर दिखाएगा, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। अगर आइडेंटिफायर बनाना है तो कंटिन्यू बनाना है, अगर तुम्हें फिर भी गैप देना है तो वो अंडरस्कोर के साथ गैप दे सकते हो, अंडरस्कोर लिख सकते हो। तो ये कुछ रूल्स हैं जो इनको बनाते टाइम ध्यान रखना है। अगर तुमने कोई मिस्टेक की है, हाँ इनको जब बनाते हो
तो कैप करते हो या कैपिटल लेटर करते हो, लोअर केस करते हो, अपर केस करते हो, जो भी करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए वो, एक हमारा आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो इफ़ को 10 वैल्यू असाइन कर दी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहेगा, इंटरप्रेटर कहेगा कि इफ़ इज ए कीवर्ड। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, कैपिटल इफ़ को मैंने 10 वैल्यू दे दी, दिस इज राइट, क्योंकि आई कैपिटल लिख दिया मैंने, एफ स्मॉल लिखा है, ये अब कीवर्ड नहीं रहा, अब ये कीवर्ड नहीं रहा, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पर वैसे हम करेंगे क्यों, क्योंकि इफ़ का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो हमें तो इस तरह के मतलब वाले हमें देने हैं। जैसे कि आप कहते हो, जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट अंडरस्कोर सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे ही सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड अंडरस्कोर सब्जेक्ट, ऐसे कुछ मीनिंगफुल नेम देने हैं आपको वेरिएबल्स को। तो आप अपने बुक में भी देखोगे तो ऐसे मीनिंगफुल नेम दिए होंगे आपके। तो यहाँ पे पढ़ाने का मतलब यही था। और इनका रूल्स क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफाई के रूल्स क्या होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में भी क्वेश्चन आते हैं, और 12th क्लास में जाओगे जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द आइडेंटिफायर्स, कि करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, और आपको क्लियर कट ये भी पता रहना चाहिए इनकरेक्ट क्यों है, ये इसने कौन सा रूल फॉलो नहीं किया। तो ये आपका आइडेंटिफायर्स थे। बस सिर्फ आपको ये करना है कि इन चीज़ों को ध्यान से लिखना है और इनको नोट करते रहना है अच्छी तरह, क्योंकि देखो इनको अगर करेंगे, नोट करेंगे और ये चीज़ें समझेंगे, वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, तभी हम प्रोग्रामिंग में जा पाएंगे। Our next topic in this chapter is comment. कमेंट्स का बड़ा यूज़ है। जैसे आइडेंटिफायर में अभी मैंने बताया था कि रीडेबल बनाना प्रोग्राम को रीडेबल बनाना, ऐसे ही कमेंट्स का बड़ा यूज़ है। देखो क्या है कि कमेंट्स हम लिखते क्यों हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे आप मैथमेटिक्स में जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व करते थे तो बिकॉज ऐसा करके रीजन लिखते थे, या आप देयरफॉर ऐसे करके कमेंट लिखते थे। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम एक कमेंट लिखते थे। तो एक ये क्या है, ये हिंट है, ये कमेंट है, या एक एक्स्ट्रा एक है कि इसको समझाने के लिए कि क्या आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको बताने के लिए, मतलब प्रोग्राम को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए। कोई रिमार्क है, हम रिमार्क कह सकते हैं उसको। तो कमेंट क्या है और कमेंट कैसे लिखे जाते हैं? देखो मैथ में ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनमें जब पढ़ते हो तो कोई फार्मूला यूज़ करते हो, या मैथ में कोई फार्मूला यूज़ करते हो, तो आप लिखते थे यहाँ पे बिकॉज a² इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो ऐसे करके, ठीक है, इसकी वजह से ये आया है, ऐसा कुछ लिखते थे आप लोग। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे भी करनी है, हमें भी यहाँ पे भी रिमार्क डालने हैं प्रोग्रामिंग टाइम पे। और वो रिमार्क कैसे ढाले जाते हैं, वो कैसे ढाले जाते हैं वो बताता हूँ आपको। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ फिर से वो कोड लिख देता हूँ जो अभी जस्ट लिखा था। 10 वैल्यूज असाइन टू A, 20 इज असाइन टू B, एंड सम ऑफ AB इज असाइन टू C, और यहाँ पे मैंने किया प्रिंट C। तो जब प्रिंट C करेंगे तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 30। तो अब देखो, अब कमेंट कैसे यूज़ करता हूँ मैं। पाइथन के अंदर जब भी कमेंट लिखे जाते हैं वो हैश के साथ लिखे जाते हैं, हैश के साथ स्टार्ट होता है। अब हैश के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे कि यह सम हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ठीक है। अगर अगली लाइन में भी कमेंट लिखना है फिर से हैश लगाना पड़ेगा। तो अब ये है क्या, ये जो हैश के बाद जो भी लिखा जाता है पाइथन में, हैश लगाने के बाद जो भी लिखा जाता है इंटरप्रेटर उसको नहीं पढ़ता। अब अपनी भाषा में लिख दो, अपना नाम लिख दो, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो। हिंदी तो लिखनी तो नहीं आएगी, पर ऐसे जैसे आप व्हाट्सएप पे हिंदी में टाइप करते हो वैसे आप हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, कुछ अपना नाम लिख दो, क्योंकि हैश लग गया उसके आगे। हैश का मतलब है आप कंपाइलर इसकी तरफ ध्यान मत दो, इधर कुछ भी लिखा हुआ है इसको पढ़ो मत। ये किस लिए लिखा हुआ है, ये उसके लिए लिखा हुआ है जो इस प्रोग्राम को बैठ के समझने वाला है, जो उसको पढ़ने वाला है, उसके लिए ये कमेंट है। अब जैसे कि मैं एक कमेंट लिख दूँ ऊपर, इसके जस्ट ऊपर
वेब का मतलब राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू सम ऑफ टू नंबर्स। तो अब क्या हुआ, ये मैंने कमेंट लिख दिया, एक कमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, एक कमेंट मैं यहाँ कह सकता हूँ, एक कमेंट यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम, एक कमेंट मैंने यहाँ लिख दिया, एक कमेंट मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो टाइम खराब होता है लिखने का। कोई दिक्कत नहीं है, जब छोटे प्रोग्राम है तो मत लिखो कमेंट, पर कोई प्रोग्राम आप बना रहे हो तो ऊपर लिखना तो पड़ेगा ना कि ये प्रोग्राम किसका है, एम क्या है इस प्रोग्राम का। ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। जब ये प्रोग्राम की लेंथ बढ़ेगी, जब कमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो अब इस कमेंट को इंटरप्रेटर नहीं पढ़ता, वो आपको पता चल गया, इस कमेंट को इंटरप्रेटर नहीं पढ़ता। आप कितना ही बड़ा कमेंट लिख दो, अगर आपको 2 लाइनों में कमेंट लिखना है, कुछ 2 लाइनों में लिखना है, तो दोबारा से एक बार फिर हैश यूज़ करना पड़ेगा, तो हैश यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे पाइथन में। तो यहाँ पे अब ये सब क्यों करते हैं, ताकि प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल हो जाए। हमें प्रोग्राम को रीडेबल बनाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक देखोगे तो बुक में क्या है कि आपकी एनसीईआरटी बुक है या कोई भी केमिस्ट्री की बुक है या फिजिक्स की बुक है, उसको देखोगे तो उसमें क्या है कि कलर डायग्राम्स मिलेंगे आपको, कहीं पे बोल्ड लेटर्स में लिखा मिलेगा, कहीं पे कुछ अंडरलाइन मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। तो क्या होता है कि उनकी वजह से हमारा मन करता है उसको पढ़ने का। अगर बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं हो, सब ब्लैंक हो, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो, कुछ भी नहीं हो, कोई कैपिटल लेटर नहीं, कहीं पे स्पेस नहीं दिया गया, कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका मन ही नहीं करेगा उसको पढ़ने का। तो हमें क्या करते हैं, हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस तरह से हम कमेंट को यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा टाइप्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें अभी डाटा टाइप्स में, तो हमारे पास नंबर्स है, हमारे पास सीक्वेंसेस है, हमारे पास सेट्स है, नन है, मैपिंग है। नंबर्स में देखें हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। सीक्वेंसेस में देखें तो हमारे पास स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स। मैपिंग में देखें तो हमारे पास डिक्शनरीज। इंटीजर्स में अगर हम और डिवाइड करें तो हमारे पास बूलियन आते हैं, जिनको हम बूल कहते हैं, BOOL, बूल। तो डाटा टाइप्स, अब यहाँ पे डाटा टाइप हैं क्या डाटा टाइप। तो देखो, अगर मैं एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो जो ये वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ इसका टाइप क्या है। वैसे तो दिखने में पता चल रहा है ये इंटीजर है, तो इसका टाइप क्या है जो एक वेरिएबल को असाइन किया जा रहा है। ये कहाँ से मिला, जब मैं इनपुट कर रहा हूँ या मैं अपने कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर कर रहा हूँ या मैं प्रिंट फॉर्म में उसका आउटपुट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे डाटा टाइप्स यूज़ हो रहे हैं, या 2 डाटा टाइप्स के। अब देखो, मैं एक करैक्टर टाइप, अगर मेरे को दो को ऐड करना होगा तो 2 इंटीजर को ऐड कर सकता हूँ, पर एक करैक्टर को और एक इंटीजर को ऐड नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पे बहुत मैटर रखता है डाटा टाइप पाइथन में। अब यहाँ पे हमें पढ़नी है ये चीज़ें, डिटेल में पढ़नी है वैसे तो अब यहाँ पे नंबर्स, अब अगर हम देखें नंबर्स में, तो सबसे पहले इंटीजर आता है, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर में मैंने आपके सामने एक इंटीजर वैल्यू रखी है। फ्लोट क्या है, एक्चुअल में रियल नंबर्स होते हैं, जैसे 12.6, ये आपका फ्लोट है। कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोग मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 2 + 3i इस तरह की फॉर्म में होते हैं। ये हमें अपने 11th 12th में इनको यूज़ नहीं करना है।
11 12th में हम इनको ही दो को यूज़ करेंगे। अब बूलियन में हमारे पास क्या आते हैं, बूलियन में दो वैल्यू आती हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, दो वैल्यू आती हैं। तो जिनको 1 और 0 मैं कह देता हूँ, 1 एंड 0, ठीक है। एक्चुअल में तो देखो मैं फॉल्स को ही 0 कहता हूँ, इसको 1 नहीं कहता, इसको नॉन जीरो कहता हूँ हमेशा, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब अगर 0 हुआ तो फॉल्स है, 0 नहीं हुआ तो वो ट्रू है, चाहे वो -1 है, -2 है, चाहे 1 है, वो 2 है या 3 है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो फॉल्स है, और नन जीरो है तो वो ट्रू है। तो ट्रू में क्या है कि जनरली तो देखो, अगर मैं बूलियन की बात करता हूँ तो बूलियन में तो दो ही चीज़ें होती हैं, 0 और 1। अगर मैं हेक्साडेसिमल की ऑक्टल की बात करूँगा तब क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स को। तो इसका मतलब ये है कि 0 होगा तो फॉल्स, और 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो हम उसको ट्रू कहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखना। फ्लोट आपको बता दिया रियल नंबर्स है। स्ट्रिंग्स अभी जिक्र किया था मैंने, जस्ट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हुए। स्ट्रिंग क्या है, मोर देन 1 कैरेक्टर्स। जैसे स्कूल के अंदर 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स मिलके एक स्ट्रिंग बने, ठीक है। यहाँ पे सिंगल एक कैरेक्टर भी स्ट्रिंग हो सकता है, पर वो एक कैरेक्टर माना जाएगा, सिंगल एक कैरेक्टर। लिस्ट और टपल, लिस्ट की वीडियो मैंने डिटेल आपकी डाली हुई है, अभी आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में लिस्ट आएगा, और टपल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लिस्ट में होता है वो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है इनके लिए। म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं, देखो म्यूटेबल होता क्या है, म्यूटेबल है जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सके और जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने ईमेल आईडी बनाया, जीमेल पे एक ईमेल आईडी बनाया, तो ईमेल आईडी बनाया और एक पासवर्ड बनाया, तो आप ये देखोगे कि कल को आपका मूड हुआ कि नहीं मैं ईमेल आईडी को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, आप चेंज नहीं कर पाओगे, आपको नई ही मेल आईडी बनानी पड़ेगी। हाँ, पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो किसी टाइम पे भी, कितनी बार भी पासवर्ड को, पर मेल आईडी जो बन गई वो सिंगल है, तो उसका मतलब जो मेल आईडी बनी वो इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं होगी, उसको ख़त्म ही किया जा सकता है। तो म्यूटेबल मतलब जिसको असाइन करने के बाद भी चेंज किया जा सके, वो म्यूटेबल हो गए। तो एक तरह से टपल में अगर हम कहें जीमेल आईडी है आपका, लिस्ट में हम कहें पासवर्ड है जिसको हम एडिट कर सकें। हमारे पास सेट्स है जो आपके सिलेबस में नहीं है 11 12 तक, नन है, नन आपको दिखाई देगा। मैपिंग में डिक्शनरीज है जो आपकी सेकेंड टर्म के सिलेबस में है। तो अब यहाँ पे हमने लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये हमें पढ़ने हैं, ठीक है, और आगे चल के पढ़ेंगे। पहले तो हम बेसिक हम सीख रहे हैं कि डाटा टाइप होते क्या हैं। अभी तुम्हें पता चल गया कि डाटा टाइप का मतलब क्या है। डाटा टाइप का मतलब है कि कीबोर्ड से जो भी एंट्री आपके पास आ रही है, इनपुट की फॉर्म में आ रही है, वो किसी की कोई टाइप की होगी। वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो एक नन भी हो सकता है, जीरो वैल्यू हो सकती है, स्पेस आ गया हो सिर्फ, वो एक मैपिंग की फॉर्म में भी आ सकता है, वो लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है तो वो किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, और वो वेरिएबल भी फिर उसी टाइप का हो जाता है। तो वो वेरिएबल कितने टाइप का हो सकता है, वो हमारा इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये सब टाइप हो सकते हैं उसके। तो प्रोग्रामिंग में जब हम देखेंगे तो ये सब टाइपों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर। ऑपरेटर्स, अब यहाँ पे ऑपरेटर्स में एक चीज़ देखनी है। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ a + b इज असाइन टू c, तो व्हाट इज दिस प्लस इज ऑपरेटर, और a और b इसके लिए क्या है, ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर वो ऑपरेशन बता रहा है जो होना है, किस पे होना है, वो ऑपरेंड्स है। तो इन दो ऑपरेंड्स के ऊपर एक ऑपरेशन होने वाला है, वो है एडिशन, ठीक है। दिस इज ऑपरेटर एंड दिस टू आर ऑपरेंड्स। अगर मैं यहाँ पे +c भी की तो दिस 3 आर ऑपरेंड्स एंड दिस इज ऑपरेटर।
तो यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहला टाइप हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहला टाइप हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन, जो प्लस का साइन है, सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो स्टार है ये मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैथमेटिक्स में अब तक मैथ में क्या पढ़ते थे, इसको मल्टीप्लाई पढ़ते थे, अब ये नहीं, अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ये। फिर डिवीज़न, डिवीज़न का ऑपरेटर ये है। फिर डिवीज़न के बाद मॉडुलस, मॉडुलस ऑपरेटर आपका ये परसेंट वाला जो साइन है इस तरह का दिखाई देता है, परसेंटेज वाला जो साइन है ये मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस ऑपरेटर के बाद आपका रह जाता है एक्सपोनेंट, फ्लोट डिवीज़न। फ्लोट डिवीज़न, फ्लोट डिवीज़न में अगर देखें तो ये वाला साइन डबल है। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंट, इसमें डबल स्टार, ये मल्टीप्लाई के साइन आ रहे हैं एक्सपोनेंट में। तो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एडिशन, तो सबको पता ही है, a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई विद b, सबको पता है। पर अब यहाँ पे डिवीज़न में a इज डिवाइडेड बाई b। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 15 लेता हूँ डिवाइड बाई 3 की जगह चलो 4 कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा 12, 3 पॉइंट, ठीक है। अगर हम मॉडुलस देखते हैं तो सेम, एक्चुअल में जो मॉडुलस है ये हमारे पास, ये हमें रिमाइंडर दिखाता है और ये दिखाता है कोसेंट, ठीक है। आपको पता ही है कि रिमाइंडर क्या है, कोसेंट क्या है, तो वो तो आपको पता ही है। तो देखो रिमाइंडर का मतलब क्या है कि क्या बच गया डिवाइड करने के बाद, कोसेंट मतलब उसकी क्या वैल्यू आ रही है। देखो जब हम देखें इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर 15 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर इज 3। और अगर मैं यहाँ पे b करूँ और कोसेंट निकालता हूँ तो कोसेंट क्या बचेगा, यहाँ पे कोसेंट भी एक्चुअल में देखो 15 की जगह चलो मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंस आपको पता चलेगा। 16 की जगह पे 17 ही ले लेते हैं, चलो 17, तो 17 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है 1। यहाँ पे अगर मैं 15 डिवाइड बाई 4 करूँगा तो यहाँ पे कोसेंट क्या आता है 3। एक्सपोनेंट, तो ये एक्चुअल में पावर है, हम पावर यूज़ पढ़ा है हमने मैथ में, 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 3। तो यहाँ पे क्या है कि आपके ये ऑपरेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑपरेटर्स हैं और इनके एग्जाम्पल हैं। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर अगर पूछा जाता है तो इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कि ये दो ऑपरेटर्स के बीच में डिफरेंस बताओ या इन दो ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस बताओ। तो मैक्सिमम चांसेस इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछने की है,
एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं इनमें, रिमाइंडर और क्वेश्चन में, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है इनका। तो नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास रिलेशन, मतलब जैसे मैं कहूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, एक रिलेशन बताया जा रहा है ए और बी के बीच में, ए बी के बराबर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल, ये इक्वल ऑपरेटर है, दो बार ये साइन आता है इक्वल में, दो बार साइन आता है इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, और ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, ये वाला जो साइन है उसके आगे हमें ये वाला साइन लगाना है, तो दिस इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि रिलेशनल ऑपरेटर, मैं कहूँ कि ए बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ऐसे पढ़ना है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर्स तो नहीं होंगे, चलो ऑपरेटर्स ही कह देते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो देखो, ये बार बार अभी मैं शुरू से पढ़ाता हूँ, 10 वैल्यू इज असाइन टू ए, तो ये जो ये वाला साइन है दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ कोई वैल्यू असाइन की जा रही है। अब यहाँ पे कुछ और भी असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, तो वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, और फिर यूज़ किया जाता है एक्सपोनेंट इक्वल, और आपके पास ये मॉडुलस जो हमने अभी भी पढ़ा था उनके साथ यूज़ किया जा रहा है। अब देखो इनका मतलब क्या होता है, इनका सबका। अब मैं अगर लिखता हूँ कहीं पे a प्लस इक्वल टू बी, ए प्लस इक्वल टू बी, ऐसा कुछ लिखता हूँ मैं, तो इसको कैसे पढ़ना है तुम्हें, पाइथन में कैसे पढ़ना है, a इक्वल टू ए प्लस बी, ये दोनों तरफ a आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों तरफ a आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो कि जहाँ इस असाइनमेंट ऑपरेटर की दोनों तरफ एक ही वेरिएबल हो, तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो। अब जैसे ये साइन है, इसका मतलब है a इक्वल टू ए बी, ये दोनों की तरफ एक जैसे, ठीक है, तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को इसको असाइन कर दिया गया, बस सिर्फ फ़र्क है कि एक वेरिएबल दोनों जगह यूज़ हो रहा है, सेम जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो बाकी सबको ऐसे ही बना सकते हो जैसे मैंने अभी बनाया, इनको कुछ इसी तरह से पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे अगला जो ऑपरेटर है, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग इनको नोट कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें हमारे पास लॉजिक्स कौन से आ रहे हैं, एंड, और, नोट। और के लिए तो हम स्मॉल ही यूज़ करते हैं, एंड और नोट।
तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमारे पास, एंड और नॉट। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो इनको एक काम करते हैं, क्योंकि लोअर केस में ही लिख देते हैं इनको, एंड और एंड नॉट। ठीक है, अब ये कैसे लिखे जाते हैं पाइथन के अंदर, पाइथन के अंदर लिखे कैसे जाते हैं? तो नोट का साइन क्या है कि सिंगल अगर ये वाला साइन करें तो ये नोट का होता है। ठीक है, एंड के लिए क्या होता है, डबल ये यूज़ करना पड़ता है, और के लिए हमारे पास ये वाला साइन होता है, कीबोर्ड पे दिया होता है, उसको 2 बार प्रेस करना होता है और के लिए। और हम एंड और नोट भी लिख सकते हैं, तो आंसर हमारा एंड और नोट में भी आ सकता है। तो एंड और नोट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ऑपरेटर भी, ये भी सिंबल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम अगर एसक्यूएल में देखेंगे तो एसक्यूएल में भी यही चीज़ दिखाई देंगे आपको, वो सिर्फ अपर केसेस में दिखाई देंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर, अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में अगर मैं कहूँ कि 2 टेबल्स देखते हैं, अगर मैं कहूँ कि अब देखो आपको बताता हूँ, जैसे वैसे तो मैंने वीडियो शेयर की हुई है डिटेल्स देखने के लिए, आप वहाँ से देख सकते हो, फिर भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं और का और एंड का, या एंड का ले लेते हैं। तो एंड के लिए 2 टेबल बनाते हैं, तो A B एंड C, 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे एंड है, तो एंड में एक्चुअल में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पे क्या है कि हमें अगर अपने पाइथन को देख रहे हैं तो 0 1 की फॉर्म में नहीं लिखना, हमें क्या करना है कि जो ट्रू होता है हम उसको कंसिडर करते हैं 1, और जो फॉल्स होता है उसको कंसिडर करते हैं 0। तो एक तरह से हमें ये देखना है A B C, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 एंड ट्रू, बिल्कुल ऐसे जैसे ये है, इसको कॉपी कर दिया मैंने। तो गेट्स में जब एंड गेट नॉट गेट की वीडियो मैंने शेयर की हुई है, उसमें आप देख सकते हो, बस खाली उसमें क्या फ़र्क है यहाँ पे कि मैंने इसकी जगह पे ये 2 टेबल यूज़ की है। अब मान लेते हैं कि 2 स्टेटमेंट हमारे पास, 2 स्टेटमेंट है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि C के पास एक वैल्यू आनी चाहिए, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, और यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ और एंड ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने एंड ही बताया, तो एंड ही यूज़ कर लेते हैं एंड, या फिर आप इस एंड की जगह पे ये वाला साइन भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कर देता हूँ 3 इज़ लेस देन 2। तो ऐसी कोई एक्सप्रेशन लिखी होती है तो उसको कैसे पढ़ते हैं हम, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, एंड 3 इज़ लेस देन 2, ये फॉल्स हो गया। तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, तो फॉल्स, तो सी के पास क्या वैल्यू चली जाएगी, फॉल्स। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं, और कई बार स्टेटमेंट भी ज़्यादा दी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और बता देता हूँ, मैं जैसे मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इज़ लेस देन 3 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 4, और यहाँ पे मैं और का साइन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और की भी 2 टेबल चलो बना देते हैं तुम्हारे सामने, और के लिए A B C, वैसे तो आपको वीडियो में मिल जाएंगी सारी डिटेल। तो F T T F एंड T T। अब यहाँ पे क्या होता है, और के केस में दोनों ऐड होते हैं, 0 + 0 0, 0 + 1 1, तो ये तीनों 1 हो जाते हैं। तो फॉल्स ट्रू ट्रू एंड ट्रू। तो अब यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे यूज़ कर लिया, मैं कर लेता हूँ कि 6 इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो ऐसा कुछ किया, आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो
2 is less than 3, true, and 3 is greater than 4, 3 is greater than 4, false, or 6 is not equal to 6, false। तो अब इनमें किसी को दो को ले लेना, चाहे इन दो को ले लेना, चाहे इन दो को ले लेना, किसी को भी सोल्व कर लेना। अब मैं अगर इन दोनों को लेता हूँ, तो ट्रू एंड फॉल्स, एंड लगाए तो एंड में जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स। फिर ये और फिर से एफ आ गया। अब ये और है तो एफ एंड एफ इज ऑलवेज फॉल्स। तो आपके बुक में ये क्वेश्चन भी हो सकते दिए हुए हों, ठीक है। तो ये हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो बेटा आज जितने टॉपिक पढ़े हैं इनको अपनी कॉपी में एक बार नोट करना है, और जैसे जैसे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इनको नोट करना है, और अपनी एनसीईआरटी बुक से एक बार कंपेयर करना है। और इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा मैं। और आपको कोई डाउट लगता है तो चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन में से पूछ सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से आता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।